माँ, मैं कभी शादी वादी नहीं करूँगी, कविता ने मुंह बनाते हुए कहा था जब उसकी माँ ने उसके सामने उसकी शादी की चर्चा छेड़ी थी। माँ, मुझे शादी नहीं करनी है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहकर तुम्हारी देखभाल करना चाहती हूँ। और फिर कविता ने बड़े प्यार से अपनी माँ की ओर देखा। नहीं कविता बेटा, ऐसा नहीं कहते। माँ ने स्नेह भरी दृष्टि से अपनी बेटी की ओर देखा। माँ, मुझे शादी जैसी रस्मों पर बिल्कुल विश्वास नहीं। विवाह संस्था एकदम खोखली हो चुकी है। आप ज़रा अपनी ज़िंदगी में देखो, शादी के बाद पापा से तुम्हें कौन सा सुख मिला है? पापा ने तो तुम्हें किसी और के लिए तलाक कहती हुई वह अचानक रुक सी जाती है और आंसू भरी नेत्रों से अपनी माँ की ओर देखती है तो माँ दूसरी तरफ मुँह घुमा लेती है और अपने आंसुओं को छिपाने की कोशिश करते हुए बोलती है, अरे छोड़ो इन बातों को, इस वक्त ऐसी बातें नहीं करते। और फिर लड़कियां तो होती ही हैं पराया धन। देखना, ससुराल जाकर तुम इतनी खो जाओगी कि अपनी माँ की तुम्हें कभी याद भी नहीं आएगी। और वह अपनी बेटी को गले से लगाकर उसके माथे को चूम लेती हैं। कुसुम अपनी बेटी कविता को बेहद प्यार करती हैं। आज 20 साल हो गए उन्हें अपने पति से अलग हुए। जब कुसुम का अपने पति से तलाक हुआ था तब कविता महज 6 वर्ष की ही थी। आज जब वह अपनी बेटी की शादी कर ससुराल विदा करने की बात कर रही है तो भी उन्होंने अपने दर्द को अपनी बेटी के आगे जाहिर नहीं होने दिया ताकि उनकी बेटी को कोई कष्ट ना हो। कविता आज़ाद ख्यालों की लड़की है और उसकी परवरिश भी बेहद ही आधुनिक परिवेश में हुई है। उसकी माँ ने कभी किसी बात के लिए उस पर बंदिश नहीं लगाई। कविता ने भी अपनी माँ को हमेशा ही एक स्वतंत्र और संघर्षपूर्ण जीवन बिताते देखा है। ऐसा नहीं कि उसे अपनी माँ की तकलीफ़ों का अंदाज़ा नहीं है। वह बहुत अच्छी तरह से यह बात जानती है कि चाहे कुछ भी हो, कितना भी कष्ट उन्हें झेलना पड़े, झेल लेगी, परंतु अपनी तकलीफ़ कभी उसके समक्ष व्यक्त नहीं करेंगी। कविता का शादी से इस तरह बार बार इनकार करने पर कुसुम बड़े ही भावुक होकर कहती हैं, बेटा तू क्यों नहीं समझती? तुझे लेकर कितने सपने संजो रखे हैं मैंने, और तुम कब तक मेरे साथ रहोगी? एक ना एक दिन तुम्हें इस घर से विदा तो होना ही है। और फिर हंसते हुए वे बोलती हैं, और तुम्हें एक अच्छा जीवन साथी मिले, इसमें मेरा भी तो स्वार्थ छुपा हुआ है। कब तक मैं तुम्हारे साथ रहूँगी? एक ना एक दिन मैं भी इस दुनिया को अलविदा तो कहने वाली ही हूँ। फिर तुम अकेली अपनी ज़िंदगी कैसे काटोगी? कहते हुए उनका गला भर्रा सा गया। नितिन एक पढ़ा लिखा लड़का है जो कि एक प्राइवेट कंपनी में सीनियर कंसल्टेंट के पद पर तैनात हैं। उसके परिवार में उसके माँ बाप, भैया भाभी के अलावा उसकी दादी है जो काफ़ी उम्रदार हैं। कुसुम को अपनी बेटी के लिए यह रिश्ता बहुत पसंद आता है। उन्हें लगा कि उनकी बेटी इस भरे पूरे परिवार में बहुत ही खुशहाल ज़िंदगी जिएगी। यहाँ पर तो सिर्फ उनके सिवा उसके साथ सुख दुख को बांटने वाला कोई और नहीं था। वहाँ इतने बड़े परिवार में उनकी बेटी को किसी बात की कमी नहीं होगी, तो उन्होंने अपनी बेटी का रिश्ता तय कर दिया। कुसुम अपनी ज़िंदगी भर की सारी जमा पूंजी, यहाँ तक कि अपने जेवर जेवरात तो जो अब तक उन्होंने संभाल के रखे थे, को भी शादी का खर्चा जुटाने के लिए बेच देती हैं ताकि बड़े धूमधाम से अपनी बेटी को ससुराल के लिए विदा कर सकें। बेटी के ससुराल वालों को किसी भी बात की कोई परेशानी ना हो, इस बात का पूरा पूरा ख्याल रखा गया था। आखिर एक ही तो बेटी थी उनकी, और उसी की खातिर तो वे वर्षों से पाई पाई जमा कर रही थीं। विदाई के वक्त कविता की आंखों से तो आंसू थम ही नहीं रहे थे। धुंधली आंखों से उसने अपनी माँ की तरफ से और उस घर की ओर देखा जिसमें उसका बचपन बीता था। अरे पूरा पल्लू माथे पर रखो नई बहू, ससुराल में गृह प्रवेश के वक्त किसी ने जोर से झिड़कते हुए कहा और उसके माथे का पल्लू उसकी नाक तक खींच दिया गया, परंतु आंखें पल्लू में ढक गई तो मैं देख कैसे पाऊंगी? उसने हल्के स्वर में कहा। तभी अचानक अपने सामने उसने हरी साड़ी में नाक तक घूंघट किए हुए अपनी जेठानी को देखा, जो बड़ों के सामने शिष्टाचार की परंपरा की
रक्षा करने के लिए अपनी नाक तक घूंघट खींच रखी थी। कविता, तुम्हारी माँ ने तुम्हें कुछ सिखाया नहीं कि बड़ों के सामने घूंघट रखा जाता है? यह आवाज़ उसकी सांस की थी। आप मेरी माँ की परवरिश पर सवाल ना उठाए। कविता की आवाज़ में थोड़ी कठोरता आ गई थी। तुम मेरी माँ से तमीज़ से बात करो। नितिन गुस्से से कविता की ओर देखते हुए चिल्ला पड़ता है। ऐसा बर्ताव देख कविता तिलमिला सी जाती है और गुस्से से नितिन की ओर देखती है। अरे, नई बहू दरवाजे पर ही कब तक खड़ी रहेगी? कोई उसे अंदर क्यों नहीं ले आता? दादी सास ने सामने के कमरे पर लगे बिस्तर पर बैठे बैठे ही आवाज़ लगाई। दरवाजे पर जो कुछ हो रहा था उसे सुन पाने में वे असमर्थ थीं। वैसे भी उनके कानों ने उनके शरीर के बाकी अंगों के समान ही अब साथ देना छोड़ दिया था। यमराज तो कई बार आकर दरवाजे से लौट गए थे, क्योंकि उन्हें अपने छोटे पोते की शादी जो देखनी थी। अपनी लंबी उम्र और घर की उन्नति के लिए कई बार काशी के बड़े बड़े पंडितों को बुलाकर बड़े से बड़े कर्मकांड पूजा अर्चना करवा चुकी हैं, ताकि चित्रगुप्त का लिखा बदलवाया जा सके। उन्हीं पंडितों में से किसी ने कभी यह भविष्यवाणी कर दी थी कि उनके छोटे पोते की शादी के बाद उनकी मृत्यु का होना लगभग तय है और उसे टालने का एकमात्र उपाय यह है कि जिस लड़की की नाक पर तिल हो उसी लड़की से छोटे पोते की शादी कराई जाए। अतः कविता की नाक पर तिल का होना ही उसे उस घर की पुत्रवधू बनने का सर्टिफिकेट दादी जी द्वारा दे दिया गया था। और अब उन्हें बेचैनी इस बात से हो रही थी कि पंडित जी द्वारा बताए गए मुहूर्त के भीतर ही नई बहू का गृह प्रवेश हो जाना चाहिए, वरना कहीं कुछ अनिष्ट ना हो जाए। लेकिन घूंघट के ना होने पर उखड़े उस विवाद ने अब तुल पकड़ना शुरू कर दिया था। आप मुझसे ऐसी बातें कैसे कर सकते हैं? कविता गुस्से से चिल्लाते हुए बोलती है। तुम्हें तुम्हारे पति से कैसे बात करनी चाहिए? क्या तुम्हारी माँ ने तुम्हें यह भी नहीं सिखाया? घूंघट के अंदर से ही कविता की जेठानी ने आग में घी डालते हुए कहा। अरे, इसे तो अपने पति से भी बात करने की तमीज़ नहीं है। कविता की सास ने बेहद ही गुस्से में कहा। पहले भी कहा और अब भी कह रही हूँ, आप मुझे तमीज़ मत सिखाइए। कविता के स्वर भी ऊंचे हो उठे थे। पहले आप अपने बेटे को अपनी पत्नी से बात करने का सलीका सिखाइए। कविता, नितिन गुस्से में चीख पड़ता है। चिल्लाइए मत, चिल्लाना मुझे भी आता है। कविता ने भी ठीक उसी अंदाज में चिल्लाते हुए कहा था। इसमें तो संस्कार नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, पति से जबान लड़ाती हैं। सास ने फटकार लगाते हुए कहा। आप लोगों के संस्कार का क्या? नई बहू से कोई इस तरह से बात करता है? कविता ने भी जोर से चिल्लाते हुए कहा। तुम सीमा लांघ रही हो। नितिन फिर चिल्लाता है। और आप लोग भी मुझे मेरी हद ना सिखाए। कविता और नितिन का कविता पर हाथ उठ जाता है। कविता गुस्से से तिलमिला उठती है। साथ में उसकी आंखों में से आंसुओं की धारा बहने लगती है और आंसुओं के साथ साथ विद्रोह भी उमड़ पड़ता है। अचानक उसके पैर डगमगा जाते हैं और नीचे रखे तांबे के कलश से उसके पैर जा टकराते हैं और वह कलश उछाल खाता हुआ दादी सास के सिर से जा टकराता है और दादी सास इस अप्रत्याशित चोट से चेतना शून्य होकर बिस्तर पर ही एक और लुढ़क जाती हैं। सभी तरफ कोहराम मच जाता है। लोग चर्चा करते हुए कहते हैं, देखो तो जरा नई बहू के लक्षण, कैसे तेवर हैं इसके। गुस्से में अपनी दादी सास को ही कलश चलाकर दे मारी। अरे हाय हाय, अब तो ऊपर वाला ही रक्षा करे। कविता ने नज़र उठाकर देखा तो सामने के कमरे में बिस्तर पर दादी सास लुढ़की हुई थी। उनका सिर एक तरफ को झुका हुआ था और गले से तुलसी की माला नीचे लटकी हुई जमीन को छू रही थी। यह दृश्य देखकर कविता की सांसें मानो क्षण भर के लिए जैसे रुक सी गई। अरे हाय, ये क्या कर दिया तुमने? कविता की जेठानी अपने सिर के पल्लू को पीछे की ओर फेंकती हुई बेतहासा दादी सास की ओर दौड़ पड़ती है। कविता को तभी अपनी जेठानी का चेहरा दिखा। उसके होठों पर ब्राउन गहरे रंग की लिपस्टिक लगी हुई थी
और साड़ी की मैचिंग की ही उसने बिंदी अपने बड़े से माथे पर लगा रखी थी। आंखों पर नीले रंग के आई शेडो भी लगा रखे थे और गले में भारी सा लटकता हुआ हार पहन रखा था। उनका यह बनाव श्रृंगार उनके अति श्रृंगार प्रिय होने का प्रमाण पेश कर रहा था। कविता भी दादी सास की स्थिति देखकर घबरा जाती है और आगे बढ़कर उन्हें संभालने की कोशिश में अपने पैर आगे बढ़ा पाती। उससे पहले ही नितिन उसका हाथ जोर से पकड़कर खींचते हुए उसे पीछे की ओर धकेल देता है। वह पीछे की दीवार पर अपने हाथ से टेक बनाते हुए खुद को गिरने से बचा लेती है। कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हें उनके पास जाने की, जहाँ हो वहीं खड़ी रहो। नितिन ने यह बात बड़ी ही बेरुखी से कही थी। अपने पति के इस व्यवहार से कविता का मन दुखी होता है। वह उसी तरह दीवार के सहारे खुद को टिकाए खड़ी रह जाती है। उसकी आंखों से छल छल आंसू बहने लगते हैं। वह मन ही मन सोचने लगती है कि जिस रिश्ते की शुरुआत इतने अपमान और दुख के साथ हो रही है, उस रिश्ते में अब आखिर बचा ही क्या है, जो आज नए जीवन की शुरुआत से पहले ही उसका इस कदर अपमान कर रहा है, जिसकी मानसिकता का प्रदर्शन उसके पति और उनके घर वालों ने किया है। जितनी कुंठित विचारधारा इन सबों की है, वैसी मानसिकता के साथ वह अपनी ज़िंदगी नहीं गुजार पाएगी। उसके लिए वहाँ रुक पाना अब मुश्किल हुआ जा रहा था। और इन सबसे ज़्यादा अगर कोई चीज़ उसे सबसे ज़्यादा तकलीफ़ पहुँचा रही थी तो वह था नितिन का उसके प्रति व्यवहार। कहाँ तो वह मन में सुंदर सपने संजोए अपने माँ के घर से विदा हुई थी। अपने जीवन साथी के लिए जिस सुंदर छवि, जिस सुंदर चित्र को उसने संजोया था, वह अब एक झटके में ही टूटता बिखरता नजर आ रहा था। सभी तरफ कोहराम मचा हुआ था। लोग फिर से वही चर्चा करने लगते हैं कि देखो तो ज़रा नई बहू के तेवर। गुस्से में अपनी दादी सास को ही कलाश चलाकर दे मारी। तभी कोई डॉक्टर को बुला लाता है। आधे घंटे के निरीक्षण के बाद डॉक्टर बताते हैं, चिंता की कोई बात नहीं है, सब कुछ ठीक ठाक है, मैंने दवा दे दी है, जल्द ही इन्हें होश आ जाएगा। खैर, उनकी पूजा पाठ, यज्ञ, अनुष्ठान आदि के प्रभाव से ही दादी सास मौत के मुंह से बचकर निकलती हैं। अरे, अब क्या वहीं खड़ी रहेगी महारानी? कोई उसे अंदर लेकर जाओ। सास ने बड़े ही गुस्से में आवाज़ लगाई। नहीं, मैं अब इस घर में पैर नहीं रखूंगी, कविता ने बड़ी ही दृढ़ता से कहा। क्या कहा? कैसी कुलक्षणी है यह? अब और कोई कसर रह गई है क्या? सास ने गुस्से से गरजते हुए कहा। अब ज़्यादा नाटक मत करो, चलो अंदर चलो। नितिन ने उसका हाथ जोर से खींचकर कहा। नहीं, मैं अब आपके घर में एक पल के लिए भी नहीं रुकूंगी। कहते हुए कविता एक झटके में नितिन के हाथ से अपने हाथ को छुड़ा लेती है। जिस व्यक्ति ने मेरे ऊपर हाथ उठाया, जिसके घर में मेरी इतनी बेइज्जती हुई, अब मैं वहाँ एक पल भी नहीं रुक सकती। कहते हुए कविता दरवाजे से बाहर निकलकर अपनी माँ की घर की ओर चल देती है। कविता मन ही मन सोचती है, जिस रिश्ते में सम्मान नहीं, उसे पूरी उम्र कैसे निभा पाऊंगी। जो परंपरा एक औरत को खुलकर जीने पर भी पाबंदी लगा दे, जिस रिश्ते में पति जैसा चाहे वैसा सलूक करे और पत्नी के मुंह खुलने पर भी पाबंदी हो, वैसे रिश्ते से तो अकेले की ही ज़िंदगी बेहतर है। माँ ने तो सारी ज़िंदगी अकेली ही काटी है, बिना पापा के सहारे। उन्होंने तो मेरे लिए अपनी सारी खुशियों का बलिदान किया है। सारी उम्र उन्होंने मुझे सहारा दिया है, अब मैं उनका सहारा बनूंगी। दोस्तों, ये कहानी यही समाप्त हो गई। अगर कहानी पसंद आई तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें। साथ ही साथ अगर आप नए हैं तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों। कल रात को भी सरिता को नींद भी देरी से आई थी, मगर सुबह सुबह ही फ़ोन की घंटी बजी। सरिता अलसाए स्वर में हेलो बोलती है। सामने से ही महेश भैया का रुदन स्वर उसके कानों में गूंजा। छोटी, उन्होंने आंसुओं से भीगे स्वर में कहा, माया नहीं रही। अभी कुछ देर पहले वह हमें छोड़ कर गई। उसका जी धक से रह गया। वैसे वह जानती थी कि कभी ना कभी
यह दुखद समाचार भैया उसे देने वाले हैं। जब से उन्होंने बताया था कि माया भाभी को फेफड़ों का कैंसर हुआ है, उसके मन में डर बैठ गया था। वह मन ही मन प्रार्थना कर रही थी कि भाभी को और थोड़े दिनों की मोहलत मिल जाए, पर ऐसा न हुआ। भला 42 साल की उम्र भी कोई उम्र होती है। उसकी आंखों से अश्रुधारा बह रही थी। सरिता ने आह भरकर सोचने लगी, भाभी ने अभी दुनिया में देखा ही क्या था। उनके नन्हे नन्हे बच्चों की बात सोचकर उसका कलेजा मुंह को आने लगा। कंठ में रुलाई उमड़ने लगी। उसने भारी मन से अपना सामान पैक किया। अलमारी के कपड़े निकालते समय उसकी नज़र सफ़ेद मलमल में लिपटी बनारसी साड़ी पर जा टिकी। उसे देखते ही सरिता को बीते दिन याद आ गए। कितने चाव से भाभी ने यह साड़ी खरीदी थी। भैया को दफ्तर में काम से वाराणसी जाना था। चाहो तो तुम भी चलो, उन्होंने माया भाभी से कहा था। वैसे भी इलाहाबाद से वाराणसी ज़्यादा दूर नहीं है, और फिर 2 ही दिन की बात है। बच्चों को माँ देख लेगी। भैया मैं भी चलूँगी, सरिता ने मचल कर कहा था। ठीक है तू भी चल, उन्होंने हंस कर कहा था। वे तीनों खूब घूमे फिरे। फिर हम एक बनारसी साड़ी की दुकान में घुसे। बनारस आओ और बनारसी साड़ी ना खरीदो, यह हो ही नहीं सकता, महेश भैया बोले। माया भाभी ने काफ़ी साड़ियाँ देख डाली। फिर एक लाल रंग की साड़ी पर उनकी नज़र गई तो उनकी आंखें चमक उठी, लेकिन कीमत देखकर उन्होंने साड़ी परे सरका दी। क्यों, क्या हुआ, भैया ने पूछा। यह साड़ी तुम्हें पसंद तो है तो ले लो ना। नहीं नहीं, कोई कम दाम वाली ले लेते हैं, यह बहुत महंगी है। तुम्हें दाम के बारे में चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, कहकर उन्होंने फौरन वह साड़ी बंधवाई और वे सब दुकान से बाहर निकले। सरिता के लिए भी कुछ ले लेते हैं, माया भाभी बोली। सरिता तो अभी साड़ी पहनती नहीं, जब पहनने लगेगी तो ले लेंगे। अभी इसके लिए सलवार कमीज़ ले लेते हैं। सरिता का बहुत मन था कि भैया उसके लिए भी एक साड़ी खरीद देते। उसकी आंखों के सामने रंग बिरंगियों साड़ियों का समा बंधा था। जैसे ही वे घर लौटे, सरिता ने माँ से शिकायत कर दी। माँ को बताना बारूद के पलीते में आग लगाने जैसा था। माँ एकदम भड़क उठी। अरे इस महेश के लिए मैं क्या कहूँ, उन्होंने कड़क कर कहा। बीवी के लिए 4000 रुपये खर्च कर दिए। अरे साथ में तेरी बिन ब्याही बहन भी तो थी, उसके लिए एक भी साड़ी खरीद देता तो तेरा क्या बिगड़ जाता। इस बेचारी का पिता जिंदा होता तो यह तेरा मुंह क्यों जोहती। माँ इसके लिए भी खरीद देता, पर यह अभी 13 साल की ही तो है, इसकी साड़ी पहनने की उम्र थोड़े ही है। तो क्या हुआ, अभी नहीं तो 1 आध साल बाद पहन ही लेती। बीवी के ऊपर पैसा फूकने को हरदम तैयार। हम लोगों के खर्चों का बहुत हिसाब किताब रखते हो। भैया चुप लगा गए। माँ बहुत देर तक बकती रही। माया भाभी ने साड़ी माँ के सामने रखते हुए कहा, माँ जी इस साड़ी सरिता के लिए रख लीजिए, यह रंग उस पर बहुत खिलेगा। माँ ने साड़ी को पैर से खिसकाते हुए कहा, रहने दे बहू, हम साड़ी के भूखे नहीं हैं, देना होता तो पहले ही खरीदवा देती, अब क्यों यह ढोंग कर रही हो। तुम्हारी साड़ी तुम्हें ही मुबारक हो। फिर वे रोने लगी। महेश के बाबू जीवित होते तो हमने बहुत कुछ ओढ़ा और पहना। वे मुझे रानी की तरह रखते थे, अब तो तुम्हारे आसरे हैं, जैसे रखोगी वैसे रहेंगे, जो दोगी सो खाएंगे। साड़ी उपेक्षित सी बहुत देर तक जमीन पर पड़ी रही। फिर भाभी ने उसे उठाकर अलमारी में रख दिया। सरिता को आज सब पिछली बातें याद आ रही थी। कुछ महीने बाद भैया के सहकर्मी की शादी थी और घर भर को निमंत्रित किया गया था। वह बनारसी साड़ी पहनो ना, महेश भैया ने भाभी से आग्रह किया। खरीदने के बाद एक बार भी तुम्हें उसे पहने नहीं देखा। भाभी साड़ी पहनकर आई तो उन पर नज़र नहीं टिकती थी, बहुत सुंदर दिख रही थी वे। भैया मंत्रमुग्ध से उन्हें एकटक देखते रहे। चलो सब जन गाड़ी में बैठो, उन्होंने कहा। माँ की नज़र भैया पर पड़ी तो वे बोली, अरे तू यही कपड़े पहनकर शादी में जाएगा? क्यों, क्या हुआ, ठीक तो है? खाक ठीक है, तेरी शर्ट की बाह तो फटी हुई है। ओह जरा सी सीवन उधड़ गई है, मैंने ध्यान नहीं दिया। अब यह फटी शर्ट पहनकर शादी में जाओगे? जोरू
पहने बनारसी साड़ी और तुम पहनो फटे कपड़े। तुम्हें अपनी मान मर्यादा का तनिक भी ख्याल नहीं है? लोग देखेंगे तो हंसी नहीं उड़ाएंगे? मैं अभी सर बदल कर आता हूँ। लाइए, मैं 1 मिनट में सी देती हूँ, माया भाभी बोली। उतारिए जल्दी। थोड़ी देर में भाभी बाहर आई तो उन्होंने अपनी साड़ी बदल कर एक सादी सिल्क की प्लेन साड़ी पहन ली थी। यह क्या? भैया ने आहत भाव से पूछा। तुम पर कितनी जच रही थी साड़ी, बदलने की क्या ज़रूरत थी? मुझे लगा साड़ी ज़रा भड़कीली है, दुल्हन से भी ज़्यादा बन सवर कर जाऊं, यह कुछ ठीक नहीं लगता। भैया चुप लगा गए। उस दिन के बाद माया भाभी ने वह साड़ी कभी नहीं पहनी। हर साल साड़ी को धूप दिखाकर जतन से तह कर रख देती थी। वह जानती थी कि माया भाभी को माँ की बात लग गई है। माँ भी असमय पति को खोकर अत्यंत चिड़चिड़ी हो गई थी। माया बहू के प्रति बहुत ही कठोर थी और इधर सरिता भी यदा कदा माँ से चुगली जड़कर कलह का वातावरण उत्पन्न कर देती थी। घर में सबसे छोटी होने के कारण वह अत्यधिक लाडली थी। भैया भी जी जान से कोशिश करते कि उसे पिता की कमी महसूस ना हो और उन पर आश्रित होने की वजह से उसमें हीन भाव न पनपे। इधर माँ भी पल पल उन्हें कोचती रहती कि महेश, अब गृहस्थी की बागडोर तेरे हाथ में है, तू ही घर का करता धरता है, तेरा कर्तव्य है कि तू सबको संभाले, सबको खुश रखे। लेकिन क्या यह काम इतना आसान था? सम्मिलित परिवार में हर सदस्य को खुश रखना कठिन था। भैया कस्बे के ही सरकारी स्कूल में शिक्षक, उनकी वेतन अधिक न थी पर शहर में दबदबा था। लेकिन महीना खत्म होते होते ही पैसे चुक जाते और कई चीज़ों में कटौती करनी पड़ती। उसे याद आ रहा था, एक बार दिवाली पर भैया का हाथ बिल्कुल तंग था। उन्होंने माँ से सलाह की और तय किया कि इस बार दिवाली पर पटाखे और मिठाई पर थोड़े बहुत पैसे खर्च किए जाएंगे और किसी के लिए नए कपड़े नहीं लिए जाएंगे। लेकिन माँ ने कहा, छोटी के लिए एक साड़ी ज़रूर ले लेना, अब तो वह साड़ी पहनने लगी है, उसका मन दुखेगा अगर उसे नए कपड़े ना मिले तो। अब कितने दिन हमारे घर रहने वाली है, पराया धन, बेटी की जात। ठीक है, महेश भैया ने सिर हिलाया। वह नई साड़ी पहनकर घर में मटकती फिरी। बाकी सब ने पुराने धुले हुए कपड़े पहने हुए थे, लेकिन माया भाभी के चेहरे पर जरा भी सिकन नहीं आई। जहाँ तक उसे याद है, शायद ही ऐसा कोई दिन गुजरा होगा जब घर में किसी बात को लेकर खटपट ना हुई हो। भैया के दफ्तर से लौटते ही माँ उनके पास शिकायत की पोटली लेकर बैठ जाती। भैया भाभी कहीं घूमने जाती तो माँ का चेहरा फूल जाता। फिर जैसे ही वे घर लौटते वे कहती, महेश बेटा, घर में बिन ब्याही बहन बैठी है, पहले उसको ठिकाने लगा, फिर तुम मियाँ बीवी जो चाहे करना, चाहे अभिसार करना, चाहे रास रचाना, मैं कुछ नहीं बोलूँगी। कभी भाभी को सस्ते सवरते देखती तो ताने देती, अरे बहू, सारा समय सिंगार में लगाओगी तो इन बच्चों को कौन देखेगा। कभी भाभी को बन ठन कर बाहर जाते देख मुंह बिचकाती और कहती, 2 बच्चों की माँ हो गई पर अभी भी सास श्रृंगार का इतना शौक। इधर भैया भाभी को सस्ते सवरते देखते तो उनका चेहरा खिल उठता। शायद यही बात माँ को अखरती थी। उन्हें लगता था कि भाभी ने भैया पर कोई जादू कर दिया है, तभी वे हर वक्त उनका ही दम भरते रहते हैं। जबकि भाभी के सौम्य स्वभाव के कारण ही भैया उन्हें इतना चाहते थे। उसने कभी किसी बात पर उन्हें झगड़ते नहीं देखा था। कभी कभी उसे ताज्जुब होता कि माया भाभी जाने किस मिट्टी की बनी हैं, इतनी सहनशील थीं कि वे माँ के तमाम तानों के बावजूद उनका चेहरा कभी उदास नहीं हुआ। हाँ, एक आध बार उसने उन्हें फुट फुट कर रोते हुए देखा था। भाभी के 2 छोटे भाई थे जो अभी स्कूल में पढ़ रहे थे। वे जब भी भाभी से मिलने आते तो भाभी खुशी से फूली न समाती। वे बड़े उत्साह से उनके लिए खाना बनाती। उस समय माँ का गुस्सा चरम पर पहुँच जाता। ओह, आज तो बड़ा जोश चढ़ा है, चलो भाइयों के बहाने आज सारे घर को अच्छा खाना मिलेगा। लेकिन रानी जी, मैं पूछूं, तुम्हारे भाई हमेशा खाली हाथ झुलाते हुए क्यों आते हैं? इनको सूझता नहीं कि बहन से मिलने जा रहे हैं तो एक आध गिफ्ट लेकर चलें। बाल बच्चों वाला घर है आखिर। मान जी, अभी पढ़ रहे हैं दोनों, इनके पास इतने पैसे ही कहाँ होते हैं कि गिफ्ट वगैरह खरीदें। अरे,
इतने भी गए गुजरे नहीं हैं कि 10 रुपए की मिठाई भी नहीं खरीद सके। आखिर कंगलों के घर से है ना, ये सब तौर तरीके कहाँ से जानेंगे। माया भाभी को यह बात चुभ गई। वे चुपचाप आंसू बहाने लगी। कुछ वर्ष बाद सरिता की शादी तय हो गई। उसके ससुराल वाले बड़े भले लोग थे। उन्होंने दहेज लेने से इनकार कर दिया। जब वह विदा हो रही थी तो भाभी ने वह बनारसी साड़ी उसके सूटकेस में रखते हुए कहा, छोटी, ये मेरी तरफ से एक तुच्छ भेंट है। अरे भाभी, यह तो तुम्हारी बहुत ही प्रिय साड़ी है। हाँ, पर इसको पहनने का अवसर ही कहाँ मिलता है। जब भी इसे पहनोगी तुम्हें मेरी याद आएगी। हाँ भाभी, उसने मन ही मन कहा, इस साड़ी को देखूंगी तो तुम्हें याद करूंगी। तुम्हारी जैसी स्त्रियां इस संसार में कम होती हैं, इतनी साफ, इतनी उदार। कभी अपने लिए कुछ मांगा ही नहीं, कुछ चाहा नहीं, हमेशा दूसरों के लिए खटती रही, बिना किसी प्रकार की अपेक्षा किए। उसे उनकी महानता का तब एहसास होता जब वे अपने प्रति होते अन्याय को नज़रअंदाज कर जाती। मेरी ससुराल में भरा पूरा परिवार था। एक ननंद, एक लाडला देवर, सास ससुर। हर नए ब्याहे जोड़े की तरह वह और उसके पति राजीव भी एक दूसरे के साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताने की कोशिश करते। शाम को जब राजीव दफ्तर से लौटते तो वे कहीं बाहर जाने का प्रोग्राम बनाते। जब वह बन ठन कर तैयार होती तो उसकी नज़र अपनी ननंद पर पड़ती, जो अक्सर उसके कमरे में ही पड़ी रहती और टकटकी बांधे उसकी ओर देखती रहती। वह मुझसे 1000 सवाल करती, भाभी कौन सी साड़ी पहन रही हो, कौन सी लिपस्टिक लगाओगी, मैचिंग चप्पल निकाल दूं क्या, इत्यादि इत्यादि। बाहर की ओर बढ़ते उसके कदम थम जाते। सुनो जी, वह अपने पति राजीव से फुसफुसा कर कहती, छाया को भी साथ ले चलते हैं, ये बेचारी कहीं बाहर निकल नहीं पाती, घर में बैठी बोर हो जाती है। अच्छी बात है, राजीव बेमन से कहते, जैसा तुम ठीक समझो। उसकी सास के कानों में यह बात पड़ती तो वह बीच में ही टोक देती, छाया नहीं जाएगी तुम लोगों के साथ, उसे स्कूल का ढेर सारा होमवर्क करना है और उसको ले जाने का मतलब है टैक्सी करना, क्योंकि मोटरसाइकिल पर 3 सवारियां नहीं जा सकती। छाया भुन भुनाती, मुंह फुलाती, अपनी माँ से हुज्जत करती, पर सास का फरमान कोई टाल नहीं सकता था। वह मन ही मन जानती थी कि उसकी सास जानबूझकर छाया को उनके साथ नहीं भेजती थी और उसे घर के किसी काम में उलझाई रखती थी। सरिता मन ही मन उनका आभार मानती। एक बार महेश भैया उससे मिलने आए थे। उसकी माँ ने अपने सामर्थ्य भर कुछ सौगात भेजी थी। उसकी सास ने उन वस्तुओं की बहुत तारीफ की और घर भर को दिखाया। फिर उन्होंने उससे कहा, बहू, बहुत दिनों बाद तुम्हारे भाई तुमसे मिलने आए हैं, तुम अपनी निगरानी में आज का खाना बनवाओ और उनकी पसंद की चीज़ें बनवा कर उन्हें खिलाओ। उसका मन खुशी से नाच उठा। उनके प्रति उसका मन आदर से झुक गया। कितना फर्क था उसकी माँ और उसकी सास के बर्ताव में। उसने सोचा, सरिता को याद है जब भी माया भाभी का कोई रिश्तेदार उनसे मिलने आता तो उसकी माँ का चेहरा तन जाता। वे किचन में जाकर जोर जोर से बर्तनें पटकती ताकि घर भर को उनकी अप्रसन्नता का भान हो जाए। उसे याद आया कि जब उसकी शादी हुई तो उसकी माँ ने उसे बुलाकर हिदायत दी थी, देख छोटी, तेरा पति बड़ा सुंदर है, तू उसके मुकाबले में कुछ भी नहीं है। मैं तुझे चेताई देती हूँ कि तू हमेशा उनके सामने बन ठन कर रहना, तभी तू उनका मन जीत पाएगी। उस समय उससे कहे बिना नहीं रहा गया, लेकिन भाभी को तो तुम हमेशा बनने संवरने पर टोका करती थी। वह और बात है, तेरी भाभी कोई नई नवेली दुल्हन थोड़ी है, बाल बच्चों वाली है, माँ उससे बोली। इसके विपरीत सरिता के ससुराल में जब कोई भी त्यौहार आता तो उसकी सास आग्रह करके उसे नई साड़ी पहनाती और अपने गहनों से सजाती। वे सबसे कहती फिरती, मेरी बहू तो लाखों में एक है। इधर मेरी माँ थी जिन्होंने माया भाभी को तिल तिल जलाया था, उनकी भावनाओं की अवहेलना कर उनके जीवन में जहर घोल दिया था। ऐसा क्यों किया था उन्होंने? ऐसा करके न केवल उन्होंने भैया की सुख शांति भंग कर दी थी, बल्कि भाभी के व्यक्तित्व को भी पंगु बना दिया था। उसे लगता है भाभी अपने प्रति बहुत ही लापरवाह हो गई थी। उनमें जीने की इच्छा ही मर गई थी। यहाँ तक कि जब कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी ने उन्हें धर दबोचा तब भी उन्होंने अपनी परवाह न की, न घर में किसी को बताया
कि उन्हें इतनी प्राणघातक बीमारी है। जब भैया को भनक लगी तब बहुत देर हो चुकी थी। जब वह घर पहुंची तो भाभी की अर्थी उठने वाली थी। उसने अपने बक्से से बनारसी साड़ी निकाली और भाभी को पहना दी। यह क्या कर रही है छोटी? माँ ने कहा। थोड़ी देर में तो सब राख होने वाला है। होने दो, उसने कटुता से कहा। उसे भाभी की वह छवि याद आई जब वे दुल्हन के रूप में घर के द्वार पर खड़ी थीं। उनके माथे पर गोल बिंदी सूरज की तरह दमक रही थी। उनके होठों पर सलज मुस्कान थी। उनकी आंखों में हजार सपने थे। भाभी की अर्थी उठ रही थी। माँ का रुदन सबसे ऊंचा था। वे गला फाड़ फाड़ कर विलाप कर रही थी। महेश भैया एकदम काठ हो गए थे। उनका बेटा रो रहा था, पर छोटी बेटी जिया, जो अभी 4 साल की ही थी, चारों ओर अबोध भाव से टुकुर टुकुर देख रही थी। सरिता ने उस बच्ची को गोद में उठा लिया और भैया से कहा, लड़के बड़े हैं, कुछ दिनों में बोर्डिंग में पढ़ने चले जाएंगे, पर यह नन्ही सी जान जिसे कोई देखने वाला नहीं है, इसको तुम मुझे दे दो। मैं इसे पाल लूँगी और जब कहोगे वापस लौटा दूँगी। अरे ये क्या कर रही है? उसकी माँ फुसफुसाई। तू क्यों इस जंजाल को मोल रही है? तुझे नाहक परेशानी होगी। नहीं माँ, मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। उल्टे अगर बच्ची यहाँ रहेगी तो तुम उसे संभाल ना सकोगी। लेकिन तेरी सास की मर्जी भी तो जाननी होगी। तू अपनी भतीजी को गोद में लिए पहुँचेगी तो पता नहीं वे क्या कहेंगी। माँ, मैं अपनी सास को अच्छी तरह जानती हूँ। वे मेरे निर्णय की प्रशंसा ही करेंगी, सरिता ने दृढ़ शब्दों में कहा। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे भाभी आकाश से उसे देख रही हैं और हल्के हल्के मुस्कुरा रही हैं। भाभी, सरिता ने मन ही मन कहा, मैं तुम्हारी अमानत लिए जा रही हूँ। मुझे पक्का विश्वास है कि इसमें तुम्हारे संस्कार भरे हैं। इसे अपने हृदय से लगाकर तुम्हारी याद ताज़ा कर लिया करूँगी। सरिता ने नन्ही जिया को सीने से लगा लिया और फूट फूट कर रो पड़ी। महेश भैया की आंखों से अविरल अश्रुधारा बहती रही। दोस्तों, यह दुख भरी कहानी यहीं समाप्त हो गई। आपका बहुत धन्यवाद।